गुड इवनिंग। इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड इवनिंग। देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट के बारे में। 4-5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और हम लोग सारी बेसिक चीज़ें एक बार डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। और जो क्लोज पैकिंग से जो चीज़ निकल के आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्लोज पैकिंग का हमने क्या कहा था कि जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नियरेस्ट इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम रहे, या हम लोग कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्युपाई कर सके। और जब मैंने आपको 3G जो क्लोज पैकिंग के बारे में बताया था, उस समय हमने कुछ डिस्कस किया था। देखो, एक बार हम लोग उसी स्लाइड पे आते हैं, एक बार जस्ट वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, चौथी के ऊपर पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे चलती रहेगी। हो सकता है पहली लेयर और दूसरी लेयर सेम हो, पहली और तीसरी सेम हो, पहली और फोर्थ सेम हो, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया था कि जब ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगी तो इनके बीच में कहीं ना कहीं, क्या कह रहा था मैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं ये स्पेस रह जाता है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्री स्पेस होता है और इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस, या कह सकते हैं अनऑक्युपाइड स्पेस। और यही आज हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में? वॉइड्स। और वॉइड्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब 2D, बेसिकली 2D तो बहुत रेयर चांस में है, मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। बाकी 3D जो क्लोज पैकिंग होती है, उस क्लोज पैकिंग के ऊपर जब लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं अनऑक्युपाइड या वैकेंट स्पेस रह जाता है, या वैकेंट साइट्स रह जाती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग? वॉइड्स बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे चले तो जनरल मैंने बता दिया कि वॉइड्स क्या है। आपका पहला जो कंसेप्ट है वो यही है कि वॉइड्स क्या है, वो मैंने खूब बताया था आप लोगों को जब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग पर्टिकुलर वॉइड्स की बात कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं वॉइड्स की। देखो, वॉइड्स क्या है ये आप लोग समझ गए हैं, वैकेंट स्पेस है। देखो, एक चीज और बताता हूं। देखो, कुछ चीजें समझने की होती हैं, बस कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता आप लोगों को। बेसिकली ध्यान रखना, मैक्सिमम जो वॉइड्स होते हैं उनमें कैटायन जाते हैं। क्योंकि कैटायन इसलिए जाता है क्योंकि कैटायन की साइज छोटी होती है एनायन के कंपैरिजन में। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर कैटायन और एनायन की बात करें तो हमेशा कैटायन की साइज को हम लोग छोटा कंसीडर करते हैं, स्मॉल साइज का कैटायन होता है एज कंपेयर टू एनायन। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को, जब हम लोग CaF2 फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे एनायन की साइज छोटी होगी, ये ध्यान रखना। बस एक यही एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम लोग। बाकी मैक्सिमम जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो क्रिस्टलीय कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स है, क्रिस्टलीय आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें कैटायन की साइज स्मॉल होती है। और ये ध्यान रखना हमेशा कि जो वॉइड्स होती हैं, जो इंटरस्टेशियल स्पेस होते हैं, उनकी साइज हमेशा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से छोटी होती है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि उस आयनिक कंपाउंड्स में जो कैटायन और एनायन होंगे उनमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो वॉइड्स होंगे उनमें कैटायन जाएंगे, क्योंकि वॉइड्स की जो साइज है वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के कंपैरिजन में बेसिकली, स्पेशली हम लोग बोले तो
एनायन के रेफरेंस में हमेशा छोटी होती है। पढ़ेंगे हम लोग, रेडियस रेशियो भी पढ़ेंगे, बट ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं मिलती हैं। ये चीजें आपको बेसिकली जनरेट करनी पड़ती है, माइंड में सेट करनी पड़ती है कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट होते हैं। तो ये अपने आप में बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चों को माइंड में यही क्लियर नहीं होता कि यार वर्ड्स में भरना किसको है। तो मैक्सिमम 99% केसेज आप मान सकते हो कि वर्ड्स में हमेशा कैटायन जाएगा, क्योंकि वर्ड्स की साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू एनायन, और कैटायन की साइज भी छोटी होती है। तो स्पेशली देखा जाए तो वर्ड्स जो है बनते ही पर्टिकुलर कैटायन के लिए। लेकिन ध्यान रखना, मैंने एक्सेप्शन भी बताया है, मैं बताऊंगा, दोबारा डिस्कस करेंगे हम लोग कि CaF2 में जो है एनायन की साइज छोटी होती है। बहुत एग्जाम्पल है इस टाइप के, वो मैं वहां पे बता दूंगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेडियस रेशियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग बातें आते हैं हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पर। देखो टॉपिक क्या है, हम लोग बात कर रहे थे वर्ड्स की। बेसिकली देखो वर्ड्स जो है वो 3-4 तरह के होते हैं। आपके जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली 4 तरह के वर्ड्स होते हैं। मैं बता देता हूं, देखो देखो एक तो होता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग इसको फर्दर डिवाइडेड करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखो मैंने आपको 2 तरह का अरेंजमेंट बताया था। क्लोज पैकिंग मैंने 2D में बताई थी आप लोगों को, और मैंने आपको 3D में बताई थी। ध्यान रखना, देखो 2D में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि SCP था और एक SCP था, ये दोनों 2D में थे। ध्यान रखना, और यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको 4 तरह का बताया था। देखो याद होगा आप लोगों को अच्छी तरह से, मैंने कहा था एक तो देखो ये भी SCP है बट ये सिंपल क्लोज पैकिंग था, और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। एक BCC मैंने बताया आपको, एक SCP मैंने बताया, और एक CCP या फिर FCC मैंने बताया। देखो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अभी मैं एक टेबल भी बनवा दूंगा आप लोगों को, बट ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है कि ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना। तो ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2D में जो है, अगर 2D अरेंजमेंट है तो वहां पे केवल एक ही टाइप का जो है वॉइड्स बन सकता है, और वो वॉइड होता है ट्राईएंगुलर वॉइड्स। ध्यान रख लेना, ट्राईएंगुलर वॉइड्स। और ट्राईएंगुलर वॉइड्स में क्या होगा या फिर इसको ट्राइगोनल वॉइड्स भी बोल देंगे। इसमें होता क्या है, पहली चीज ये केवल 2D क्लोज पैकिंग में पाया जाता है। सबसे पहली चीज केवल 2D क्लोज पैकिंग में पाया जाता है। और 2D क्लोज पैकिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो देखो इस टाइप का अरेंजमेंट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट इस टाइप का अरेंजमेंट। ध्यान से देख लेना भाई, 2D में भी जस्ट इस टाइप का अरेंजमेंट हो। मैं बना देता हूं, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होगा आपके पास कोई तो देखो क्या होता है, अगर ये 3 पार्टिकल हम लोग ले लें यहाँ पे, तो देखो इस टाइप से ये 3 पार्टिकल जो मिल करके, अब देखो इन 3 पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस है ये वाला, ये कहलाता है ट्राइगोनल वॉइड्स। ध्यान रखना, और ट्राइगोनल वॉइड्स के वैसे नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसका कोई बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इस चीज की, बट ये ध्यान रखना कि ये कौन से अरेंजमेंट में पाया जाता है। बस क्या ध्यान रखना आप लोगों को, ये कौन से अरेंजमेंट में पाया जाता है, ये ध्यान रख लेना वैसा आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया। ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स किस में पाया जाता है, केवल 2D क्लोज पैकिंग में पाया जाता है। किस तरह के अरेंजमेंट में पाया जाता है, 2D अरेंजमेंट में पाया जाता है। और 2D अरेंजमेंट में भी आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने के बावजूद भी जो 2D अरेंजमेंट है उसमें इस तरह के अरेंजमेंट में
ट्राइगोनल वॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका देखो रेडियस रेशियो और बताऊंगा मैं भी आप लोगों को लास्ट में, बट इनका रेडियस रेशियो वही होगा जो सिंपल हम लोग कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप पर्टिकुलर एक तरह से वॉइड्स को कैटायन कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब जो कैटायन की साइज है वही वॉइड की साइज होगी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए, और जब कैटायन कंसीडर कर सकते हैं तो इनके लिए भी वही रेडियस रेशियो पढ़ा जाएगा जो कैटायन और एनायन के लिए रेडियस रेशियो पढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में, फिर दोबारा हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो पढ़ेंगे। वॉइड अपॉन एनायन का रेशियो या कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो लगभग सेम है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि जो वॉइड्स हैं उनमें पर्टिकुलर जो है कैटायन जाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग बात करें 3D अरेंजमेंट में तो ध्यान रखना 3D अरेंजमेंट में 3 तरह के वॉइड्स पाए जाते हैं। देखो, एक तो आपका होता है टेट्रागोनल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स? टेट्रागोनल वॉइड्स। एक आपका होता है ओक्टाहेड्रल वॉइड्स और एक आपका होता है क्यूबिक वॉइड्स। ये तीनों तरह के वॉइड्स जो हैं ध्यान रखना 3D क्लोज पैकिंग में पाए जाते हैं या 3D अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एक और चीज, बेसिकली ये जो दो वॉइड्स हैं ये बेसिकली दो तरह के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, या तो CCP या FCC, ये तो सेम ही है, और दूसरा जो है हमारा वो SCP में पाए जाते हैं। याद करो सारी चीजें, ये सारी चीजें मेरी बताई हुई है आप लोगों को, और ये सारी चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। देखो, दूसरा ये जो है बेसिकली अगर हम लोग इसकी बात करें तो ध्यान रखना ये SCP और CCP में नहीं पाया जाता है, केवल BCC 3 अरेंजमेंट पाया जाता है। समझ लो, देखो एक एक चीजें आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में अच्छी तरह से? कौन सा किस में पाया जाता है, और इंपॉर्टेंट चीजें, जो आपका टेट्रागोनल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और आपका क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखो, ये वॉइड्स की कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कहानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वॉइड्स की कहानी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन वॉइड्स की हम लोग साइज की बात करें तो देखो सबसे बड़ी साइज होती है क्यूबिक वॉइड की, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड की, और फिर ट्राइगोनल वॉइड्स की। देखो ये चीजें एज ए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलती हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये तो कई बार नेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो कि आपके पास अगर वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड्स हैं तो इनकी साइज का क्या ऑर्डर होगा, इनकी साइज का क्या ऑर्डर होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं, देखो एक तो ये आप लोग ध्यान रखना, मतलब एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे ही आ जाता हूं। देखो देखो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ट्राइगोनल वॉइड्स की, तो देखो इसका तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, मैंने बता दिया है आपको। ये कहाँ पाया जाता है? 2D अरेंजमेंट में पाया जाएगा। किस तरह के अरेंजमेंट में पाया जाएगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वहाँ पे, और यहाँ से निकल के आएगा कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 3 होगा। ध्यान रखना इस बात का हमेशा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें क्यूबिक वॉइड्स की, देखो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने क्या कहा, CCP या FCC और SCP में नहीं पाया जाएगा, केवल किस में पाया जाता है, BCC में, और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। ये आपको सबको ही पता है। देखो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को, एक बार मैं फटाफट और बता देता हूँ आप लोगों को, 2 मिनट लगेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से, मैं फटाफट बना देता हूँ। देखो क्यूब बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और क्यूब में आपको पता है कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर सिंपल क्यूब की बात करें तो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे,
तो इस तरह का जो एक जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी, उस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो सेंटर होगा, जो बॉडी सेंटर का सेंटर होगा या इस क्यूब का सेंटर होगा, वहां पे हमेशा क्यूबिक वॉइड्स बनता है। ये है कि ये क्यूबिक वॉइड्स में तो आ जाए कोई कैटायन, और ये सारे जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एनायन हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रख लेना, क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एनायन हो जाएंगे। क्यूबिक वॉइड्स है, उसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें सिंपल तरीके से मैंने बताई है, बस वो सिंपल चीजें आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी कहानी हो गई। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट वॉइड्स हमारे पास बचते हैं, कौन कौन से, ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टेट्राहेड्रल और वोक्टाहेड्रल वॉइड्स है, जो ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, वो दोनों तरह के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। एक तो सीसीपी या फिर एफसीसी, ये सेम ही है, देखो ध्यान रखना। और दूसरा जो है वो एफएससीपी अरेंजमेंट में पाए, लेकिन बात दोनों की कर रहे हैं 3D में। इसमें कर रहे हैं बात दोनों की 3D में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, अब हम लोग पर्टिकुलर जो है वो इन दोनों की बात कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स की। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोनों स्ट्रक्चर हैं, एफसीसी या सीसीपी और एससीपी, इसमें जो है वो टेट्राहेड्रल और ओक्टाहेड्रल वॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, फेस पर पाए जाते हैं, एज पर पाए जाते हैं, बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं, फेस डायगोनल पे पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ध्यान रखना। हम लोग दोनों में अलग अलग बात कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एससीपी या एफसीसी, सॉरी सीसीपी या फिर एफसीसी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग सीसीपी और एससीपी की बात करते हैं, तो अब आप लोग देख लो। देखो, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें हम लोग, ध्यान से समझना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो ध्यान रखना, जो बॉडी डायगोनल होता है उस बॉडी डायगोनल पर पाया जाता है। देखो ध्यान रखना, कहां पाया जाता है, बॉडी डायगोनल पे। दिख रहा है आप लोगों को, और बॉडी डायगोनल में कितनी डिस्टेंस पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको सबको पता है कि मैंने बता रखा आपको, जब याद करो आप, हम लोगों ने एफसीसी की बात की थी, बीसीसी की बात की थी, तो मैंने यहां बताया था कि जो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है वो होती है √3a। चेक कर लो सारी चीजों को, हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3a, उसकी 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। ध्यान रखना, एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। तो यहां पे देखो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहां पे पाए जाएगा, वही डिस्टेंस ध्यान रखना, कितनी डिस्टेंस, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये लो, ठीक है, कितनी डिस्टेंस, √3a/4। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बॉडी डायगोनल है उसकी 1/4 डिस्टेंस पे। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये जो बॉडी डायगोनल है और इस पे जो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, इन दोनों वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो सीधा सा है यार, टोटल डिस्टेंस कितनी है, √3a, तो 1/4 तो ये गया और 1/4 ये गया, तो हाफ बचा ना। सीधा सा कंसेप्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 3a/2, √3a/2। बस सीधा सा कंसेप्ट है हमारा। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप देखो, ध्यान रखना,
एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इसका मतलब टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और 4 बॉडी डायगोनल होंगे तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे? 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। किसमें? एफसीसी में। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एफसीसी या फिर सीसी पे, ये दोनों चीजें सेम है। इसमें आपको कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सीसीपी क्या है और एफसीसी क्या है। ये मैं खूब डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, ठीक है? याद होगा हमने सारी स्लाइड डिस्कस की थी एससीपी और सीसीपी की, वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक चीज क्लियर हो गई बिल्कुल आप लोगों को कि जो सीसीपी है या एफसीसी है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पाए जाते हैं? बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाते हैं। और ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है उससे कितनी डिस्टेंस पे? ये जो डिस्टेंस है अंडर द रूट 3a/4, सॉरी, अंडर द रूट 3a/4, नीचे से भी इसी डिस्टेंस पे, ऊपर से भी इसी डिस्टेंस पे। इसका मतलब दोनों जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर द रूट 3a/2। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है, कितने होते हैं? 4। तो आपको ये भी पता होना, ये तो पता चल गया कि बॉडी डायगोनल पे होती है कॉर्नर से 3/3 अंडर द रूट 3a/4 की डिस्टेंस पे। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये 4 कौन कौन से एटम से जुड़ता है? मतलब कौन से 4 एटम मिलकर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं? तो ध्यान रखना, 3 तो फलक एफसीसी के पार्टिकल, ध्यान से समझ लो अब आप लोग, ये 3 जो फेस सेंटर पे पार्टिकल हैं वो, और एक ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये चारों मिलकर के, ध्यान रखना, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना एफसीसी में टेट्राहेड्रल का वॉइड्स का फॉर्मेशन कौन करता है? 3 तो फेस सेंटर के पार्टिकल्स और एक कॉर्नर का पार्टिकल। सही है? अब आप लोग देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां से इनकी डिस्टेंस भी निकाली थी हमने, याद करो। अगर आप वहां पे आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो इसकी 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 और इसकी चारों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो आपको क्या मिलेगी? बिल्कुल सेम मिलेगी। क्लियर हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स का? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम लोग एफसीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एफसीसी या सीसीपी की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एफसीसी या सीसीपी में जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं। एफसीसी या सीसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जेड इफेक्टिव कितना होता है? 4 होता है। लेकिन यहाँ पे वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी हम लोग किसी भी, चाहे एससीपी ले लो, चाहे सीसीपी ले लो, चाहे एफसीसी ले लो, जब भी हम लोग बात करेंगे तो अगर उसमें जेड इफेक्टिव एन है तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो 2n होंगे। सपोज किसी यूनिट सेल के लिए अगर जो जेड इफेक्टिव है या एटम्स की जो संख्या है वो 100 है, तो उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे? 200 हो जाएंगे। देखो ये चीजें एज ए स्टेटमेंट पूछी जाती हैं और ये सारी चीजें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये चीजें हमेशा माइंड में होनी चाहिए। तो देखो सीसीपी या एफसीसी में हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात कर ली है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। एन पार्टिकल हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होंगे। ये सारी चीजें याद रखनी है आप लोगों को। अब हम लोग बात कर लें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। कुछ चीजों को मैं यहां से हटा देता हूं, देखो। अब हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। सॉरी, टेट्राहेड्रल तो कंप्लीट हो गया, हम लोग बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की।
देखो सीसीपी या एफसीसी की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स दो जगह पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है बॉडी सेंटर पे, ध्यान रखना भाई अच्छी तरह से। एक तो पाया जाता है बॉडी सेंटर पे और एक पाया जाता है प्रत्येक एज या किनारे के सेंटर पे, एज सेंटर पे। अब देखो आपको सबको पता है, अगर हम लोग बात करें तो देखो बॉडी सेंटर की बात की थी, तो देखो बॉडी सेंटर तो एक होता है किसी भी क्यूब में या यूनिट सेल में, और जो एज सेंटर है, एज जो है वो एज 12 एज होती है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। कितनी एज होती है? 12 एज होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, जो बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा वो तो कॉर्नर से सबको ही पता है, बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a, और बीच में होता है तो कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? √3a/2। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और अगर हम लोग एज सेंटर वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो सबको पता है एज की लंबाई a होती है और उसके बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इसकी जो एक तरह से कॉर्नर से जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? a/2। ध्यान रख लेना इस बात का, आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। जैसे मैंने टेट्राहेड्रल वर्ड्स का बताया था कितने डिस्टेंस पे पाया जाता है, वैसे ही इन दोनों डिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना कि जो आपका बॉडी सेंटर वाला है वो कॉर्नर से 3√3a/2, और जो एज सेंटर वाला है वो कितना हो जाएगा? a/2। देखो मैंने ये सारा बना रखा है, ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 तो एज सेंटर पे और एक आपका बॉडी सेंटर पे। ये ध्यान रख लेना, ये सारी कहानी है किसकी? अच्छी तरह से समझना, ये सारी कहानी किसकी है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। किसमें? सीसीपी या फिर एफसीसी में, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने यहाँ एफसीसी में टोटल काउंट किए तो कितने आए हमारे पास? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए। यहाँ पे कितने आएंगे? देखो सबको पता है 1/12 है, क्योंकि किनारे का जो है, सॉरी, किनारे का जो वॉइड है वो 4 यूनिट सेल के हिस्से में आएगा। इसका मतलब एक का कितना हिस्सा हुआ? 1/4 × 12 है, प्लस बॉडी सेंटर पे एक है तो 1 × 1, तो यहां से कितना है? यहाँ 12 है, 4 × 3 12, 3 और 1 4। ये ध्यान रख लेना, 3 और 1 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एफसीसी या सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। और सबको पता है कि जो एफसीसी है उसमें जेड इफेक्टिव या टोटल एटम्स की जो संख्या होती है वो भी n, मतलब वो भी 4। तो ध्यान रखना, किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्लोज पैकिंग में जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे वो n बराबर n होंगे। मीन जितने जेड इफेक्टिव होंगे उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा। तो आपको पता है कि जो एफसीसी है उसमें जेड इफेक्टिव 4 होता है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने होंगे? 4 ही होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई है आप लोगों के सामने कि अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, और एक हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें, बट किसमें? सीसीपी या एफसीसी में। तो देखो अगर आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स में अगर आपका जेड इफेक्टिव, ध्यान रखना, अगर आपका जेड इफेक्टिव n है तो जो वॉइड्स की संख्या होगी वो 2n होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में। और अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो अगर आपका जेड इफेक्टिव या एटम्स की संख्या अगर n है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो भी आपके n। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज पैकिंग है उसमें सपोज हमारे पास 100 पार्टिकल हैं, तो 100 पार्टिकल या 100 एटम्स हैं, तो ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 200, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 100। देखो ये बड़े काम की चीजें हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आयनिक कंपाउंड्स की, जैसे NaCl CaF2 ZnS, तब ये बहुत काम आएगा आपके।
ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अब बस एक चीज और बची है हमारे पास। क्या बचा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन एससीपी। अब एससीपी में देखो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ आइडिया ले लो आप लोग। देखो, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबको ही पता है, कितना होगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स में बताया, जैसे मैंने आपको टेट्राहेड्रल वर्ड्स में बताया, क्या कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा वो कौन कौन से एटम्स या पार्टिकल से मिलकर के बनेगा, वैसे ही ध्यान रखना जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को, बड़ी काम की चीजें हैं वो। ये जो फेस सेंटर पे 6 पार्टिकल होंगे, इन 6 पार्टिकल से मिलकर के बनता है। ये अच्छी तरह से समझ लेना। मैंने क्या कहा था? टेट्राहेड्रल वर्ड्स किससे मिलकर के बनता है? 3 तो फेस सेंटर, ये देखो अगर यहां पे हम लोग बात करें तो 3 तो फेस सेंटर और ये आपका एक कॉर्नर का। जबकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या है? सारे के सारे फेस सेंटर के जो 6 फेस सेंटर के 6 पार्टिकल होंगे, उन 6 पार्टिकल्स के बीच में ये वाला ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है। क्या बनता है? ये वाला आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता है, ध्यान रख लेना। क्या बनता है आपका? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। 6 पार्टिकल कौन से? जो 6 फलकों के सेंटर पे होते हैं। देखो, ये सारी चीजें समझने की, रट्टा नहीं मार पाओगे, माइंड में सेट करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कहां पाया जाता है और कौन से पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ही गया इसका। आगे चले। अब हम लोग बात कर रहे थे एससीपी में। बस देखो, एससीपी में आप लोग ध्यान रख लेना कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स पाए कहां जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे मैं बता देता हूं आप लोगों को एक बार। देखो, अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करें तो देखो ये आपको पता ही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक जो हेक्सागोनल ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक पार्टिकल इसके बीच में, एक पार्टिकल यहाँ पे और 3 पार्टिकल यहाँ पे होते हैं। आपको याद हो तो हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया था। क्या बनाया था? एक हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था। और ट्राइंगल बनाया था तो देखो 3 पार्टिकल तो ये वाले, ध्यान से समझना, और 2 पार्टिकल ये वाले, एक ये दूसरा हेक्सागोनल। ये 6 पार्टिकल जो मिलकर के यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाते हैं। अब टेट्राहेड्रल वर्ड की बात करें तो देखो, 3 पार्टिकल तो ये एक हेक्सागोनल के, और नीचे जो ट्रायंगल था उसका एक पार्टिकल ये, 4 पार्टिकल मिलकर के जस्ट 1 मिनट, वह एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाते हैं। बस थोड़ा सा लोकेशन का ध्यान रख लेना क्योंकि काफी टिपिकल है, लेंथ वेंथ का निकालना तो काफी टिपिकल हो जाता है। अगर रट के याद रखें तो ठीक है, अदरवाइज लेंथ के अकॉर्डिंग निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बस एक आइडिया आप लोग ले लेना। इसके बाद की एक कहानी और जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले भी वहां भी बताई थी। क्या है वो कहानी? कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे 2n इसमें भी, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे n। अब देखो, अगर हम लोग SCFP की बात करें सिंपल, तो आपको पता है कि Z इफेक्टिव होता है 6 से। तो ध्यान रखना, जब भी SCP की बात आए तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आप आंख बंद करके कर देना 6 और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कर देना आप 12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रह पाएंगी ये चीजें तो आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है भाई। तो ये सारा मैंने आप लोगों को एक बार जो है वर्ड्स के बारे में बता दिया है, एक बार चेक कर लेना। एक सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीसीपी या फिर एफसीसी में जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। ये नंबर तो किसी में भी पूछ सकता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एससीपी में जो
जेड इफेक्टिव होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n मतलब 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n मींस 6। ये डिजिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगी जब हम लोग कल की क्लास में आयनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस करें। जो कैटायन होगा वो कहाँ पे जाएगा, कौन से वर्ड्स में जाएगा, जो एनायन होगा उसका अरेंजमेंट क्या होगा, एफसीसी होगा, सीसीपी होगा, एससीपी होगा, बीसीसी होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो वर्ड्स की कहानी क्लियर हो गई है, मैंने सारा कुछ बता दिया है। सिंपल एक पेज में, केवल एक पेज में लिख लेना सारा का सारा। मैंने भले ही लंबा चौड़ा समझाया है वो आप लोगों को, लेकिन ये 4 ही लाइनें हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ पाया जाता है, कितने डिस्टेंस पे पाया जाता है, कितने होते हैं, काम खत्म। 3 लाइनें उसकी, 3 लाइनें इसकी, बस। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग जो वर्ड्स का बात कर रहे हैं इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो की भी बात करेंगे। तो देखो पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े। सबसे पहली चीज तो ये हमने, तो देखो ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्यूबिक वॉइड्स, ये 4 तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए। एक और लास्ट में मैं बता दूंगा खैर आप लोगों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो ट्रायंगुलर, तो देखो ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, देखो सब कुछ हम लोग बता चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 3, इसका 4, इसका 6, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना, देखो ये कहानी तब तक की है जब कैटायन और एनायन की रेडियस में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम लोग सेम एटम्स ले लें, मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरह से, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, अगर करेक्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ, ध्यान रखना, क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ऑफ इक्वल साइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटम्स ऑफ इक्वल साइज। देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक तरह से कैटायन और एनायन या तो सेम है, कि कैटायन एनायन का कंसेप्ट ही नहीं है, दोनों सेम है, या फिर कैटायन और एनायन की साइज सेम है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक तरह से वॉइड्स बनेगा या पैकिंग होगी वो आपकी सीसीपी, एफसीसी और एससीपी टाइप की होगी। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सीसीपी, एफसीसी या फिर जो एससीपी टाइप का क्लोजेस्ट पैकिंग है वो कब होती है, जब आपका कैटायन और एनायन सेम साइज का हो। उनका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कैटायन और एनायन है उनका रेडियस रेशियो कितना हो, यूनिट हो। वह आगे दोबारा बताऊंगा मैं जब कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखना इनका रेडियस रेशियो। देखो अब एक चीज समझो आप लोग, कल हम लोग रेडियस रेशियो पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे आर ऑफ कैटायन और आर ऑफ एनायन, इन दोनों का रेशियो। और मैंने आज ही बताया कि मैक्सिमम कैटायन ही वॉइड्स में जाता है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं आर वॉइड्स अपॉन आर एनायन, ये चीज यहां पे अप्लाई करनी है। ठीक है, और जब इसको अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना ट्राइगोनल वॉइड्स कब बनेंगे, जब वॉइड्स और एनायन का जो रेशियो है वो होगा 0.1552 लेस देन 0.225, मतलब ये नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अगर वॉइड्स अपॉन एनायन का रेशियो, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो यहां से लेकर के यहां तक होगा इससे कम, तब तो आपका जो वॉइड बनेगा वो ट्राइंगुलर। और अगर आपका जो रेडियस रेशियो है वो 0.2252 लेस देन, देखो ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजन वाला था क्योंकि यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो मैंने आपको अब लेस देन कर दिया है। इसका मतलब ध्यान रखना
ये जो है इस रेंज का, अगर आपका किसी का रेशियो 2.225 है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, ना कि ट्राइंगुलर वॉइड बनाएगा। तो लेस देन टू 0.414 सॉरी 0.414। और अगर इसकी बात करें तो 0.4142 लेस देन 0.732। अगर क्यूबिक वॉइड की बात करें तो 0.7322 लेस देन 1। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका रेशियो जो है 1 है तो तब आपकी सीसीपी, एफसीसी और एससीपी टाइप क्लोज पैकिंग होगी। ये ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका रेडियस रेशियो 1 है, या वॉइड्स और एनायन का रेशियो, या फिर कैटायन और एनायन का रेशियो 1 है, तो किस तरह की क्लोज पैकिंग होगी। तो आप सीसीपी कर सकते हो, एफसीसी कर सकते हो, एससीपी कर सकते हो। और यहाँ पे सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने करके आओगे, 12 करके आने हैं। क्योंकि आप याद करो, जब मैंने क्लोज पैकिंग पढ़ाई थी तो इन तीनों में, दोनों में, तीनों में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही बताया था। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। ये सारा कुछ मैंने आपको वॉइड्स के बारे में, ध्यान रखना ये जो रेंज है वो इसमें कंसीडर होगी, ये वाली रेंज इसमें कंसीडर नहीं होगी, ये वाली इसमें कंसीडर नहीं होगी, ये वाली इसमें कंसीडर नहीं होगी, ऐसे ही आगे भी। ठीक है भाई। तो ये आपका सारा का सारा जो है वर्ड्स के बारे में हो गया है। अब देखो, अभी तक जितना मैंने बताया है ना आपको क्लोज पैकिंग में, आपको जितना भी मैंने बताया है क्लोज पैकिंग में, उसको मैं एक बार समराइज करवा देता हूं। वो आप लोग एक साथ लिख लेना। वैसे तो सारा पढ़ा दिया, बस मैं एक साथ समराइज करवाना चाह रहा था। तो सबसे पहले जो क्लोज पैकिंग हमने पढ़ी वो 2D में पढ़ी। तो देखो 2D में हमने दो चीजें पढ़ी, एससीपी सिंपल क्लोज पैकिंग, और दूसरा हमने पढ़ा एससीपी। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। देखो जो हमारा सिंपल क्लोज पैकिंग है, सिंपल क्लोज पैकिंग है, इसमें देखो मैंने आपको बताया था वो ए टाइप की स्ट्रक्चर होगी। देखो सारी चीजें मैं समराइज करवा रहा हूं, इस टाइप की होगी। ए मतलब सारी लेयर्स एक दूसरे से सेम टाइप में, सेम पैटर्न में जुड़ेंगी। ठीक है। मैंने कहा था जो जेड इफेक्टिव होगा या जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सारा मैंने पढ़ा रखा है। मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं सिंपल लिखूंगा 1 हमने किया था। यहाँ हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस किया था, देखो। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आया था यहाँ पे, वो कितना आ रहा था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे? 4 आ रहा था। कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। और पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 52.4। एक जगह मेंशन कर लेना सारी की सारी चीजों को, 1% भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। इसमें देखो मैंने बताया था ये जो होगी ए बी टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है। जेड इफेक्टिव मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पास जेड इफेक्टिव आ रहा था 3, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था यहाँ पे 6, और जो पैकिंग एफिशिएंसी थी यहाँ पे वो थी आपकी 91%। एक चीज का करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे 52.4 की जगह आपको लिखना है 78.5%। ये चेक कर लेना भाई, मैंने उसका बता दिया, अभी बता दूंगा वो किसका है, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। तो देखो ये तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है 2D क्लोज पैकिंग में, क्योंकि 2D क्लोज पैकिंग में हमने दो तरह का ही अरेंजमेंट पढ़ा था, एससीपी सिंपल क्लोज पैकिंग और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एग्जांपल्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं।
तो जब एक बार हम लोग जो मेन जो मेन एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेंगे जब हम लोग कल पर्टिकुलर एक एक आयनिक कंपाउंड को लेकर के उनकी हम लोग जब इसलिए स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैटायन कहाँ जाएगा, एनायन कहाँ जाएगा, तो ये दोनों क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं 3D क्लोज पैकिंग में। देखो 3D क्लोज पैकिंग में हमने बेसिकली 4 टाइप का क्लोज पैकिंग पढ़ा था। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो स्ट्रक्चर है आपकी, ध्यान रख लेना, वो जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो बन जाएगी ए टाइप की तो स्ट्रक्चर होगी। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपका एक आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके वहां पे 6 आएंगे, और जो पैकिंग फ्रीक्वेंसी है वो 52.4% आ जाएगी। ये ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, एक एक चीज़ों को आप लोग समझ लेना। इसके बाद अगर हम लोग बीसीसी की बात करें, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, बस सारा कुछ बताया हुआ है। बीसीजी जो है वो ए बी टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। टोटल जो पार्टिकल्स होंगे जेड इफेक्टिव वो आपका 2 आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है 8 आ जाएगा, और पैकिंग एफिशिएंसी 68% आ जाएगी। ये चार चीजें, और एक चीज और मैं बता दूंगा, आप भी थोड़ा सा तैयार कर लेना एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने एफसीसी के बाद में मैंने बताया था या सीसीपी, और देखो इन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सबको पता है, एबीसी टाइप की स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ एटम सबको पता है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी मैंने बताया 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और एग्जाम्पल्स, ठीक है। और फाइनली एससीपी, और एससीपी जो है वो आपकी ए बी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और सबको पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6, जेड इफेक्टिव देखो मैंने अभी बताया था, आप देख लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है 12, और पैकिंग एफिशिएंसी सबको पता है वही 74। बस इन दोनों स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, ये एबीसी टाइप की टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, ये ए बी टाइप की, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये आप लोगों को सारा का सारा ध्यान रखना, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लो सारा का सारा, अदरवाइज हम लोग खत्म करें आज की क्लास को। और कल हम लोग, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है कल वाला पार्ट, रेडियस रेशियो वाला, उसके बाद में कुछ आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, तो एक क्लास वो और एक क्लास आपकी डिफेक्ट्स की, 2 क्लास में लगभग हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। 1-2 क्लास फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स की रखेंगे, डेंसिटी वगैरह निकालने का जो फॉर्मूला है सारा हम लोग कम से कम भी 15 20 20 25 30 क्वेश्चन हम लोग 2 क्लासों में डिस्कस कर लेंगे, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना करें। हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन है वो 2 क्लास कंटिन्यू रख लेंगे, तब तक आप लोग सारा का सारा थ्योरी वाला पार्ट तैयार कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक बार आप लोग चेक कर लो सारा का सारा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करें। आगे का मतलब अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे रेडियस रेशो के बारे में, उसके बेसिस पे आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, कल कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हमारा एक डिफेक्ट्स का चैप्टर, और फिर हमारी 1 से 2 क्लासें हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे। जितना भी अभी तक पढ़ा है वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।